सबसे पहले तो मैं मिशन अभ्युदय के आयोजकों को बधाई देना और मैं तहे दिल से उनके प्रति गौरव का अनुभव करता हूं कि ये कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये जब जब मेरा ध्यान जाता है तो मैं खुद भी खुशी का अनुभव करता हूं और उसके लिए जो लोग लगे हुए हैं इसमें सक्रिय रूप से, उनके लिए मैं कितना आभारी हूं। बच्चों के प्रति, बच्चों के बिहाफ में, क्योंकि भाई अंत में तो बच्चे ही लाभान्वित हो रहे हैं, उनके लिए ही किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं मिशन अभ्युदय के आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं, जो अपनी सोच, परिकल्पना और गतिविधियों के माध्यम से पूरी संवेदनशीलता के साथ छात्र एवं शिक्षकों के विकास में एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। मैं इनकी गतिविधियों में निकट नज़र रखता हूँ। प्रेम और जयंत ये हमारे माध्यम है, ये हमें इनसे साथ में जुड़ा रहता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इसमें मुझे रुचि भी है। ये मुझे भी अभिप्रेरित करते हैं कि और आनंदित करते हैं कि मैं इस मिशन की निरंतरता और इसे प्रभावकारी बनने रहने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शरीक होने का अवसर देने के लिए भी मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। एक छात्र विद्यालय को प्रामाणिक स्थल और शिक्षकों को सबसे विश्वसनीय व्यक्ति मानता है। अतः बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास और समृद्ध संस्कृति का एहसास कराने के लिए विद्यालय को पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की जरूरत है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, एक बहुत पते की बात बता रहा हूं, जो कि मुझे लगता है कि 98-99% व्यक्ति नहीं जानते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक व्यक्ति के संस्कार का 70 से 80% उसके 7 से 8 वर्ष की आयु तक वो ग्रहण कर लेता है। मैं इसे दोहराना चाहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति, जैसे मैं व्यक्ति हूं, मेरे जो मुझ में संस्कार है, संस्कार मतलब उस व्यक्ति की सोच, उस व्यक्ति का एटीट्यूड, उस व्यक्ति का कार्य, वही उसका संस्कार है। एक व्यक्ति के संस्कार का 70 से 80% उसके 7 से 8 वर्ष की उम्र तक उसके व्यक्तित्व में अभिरोपित हो जाता है क्योंकि इस उम्र में बच्चे अत्यंत जिज्ञासु होते हैं और सीखने की गति बहुत तेज होती है। महाभारत में आप जानते हैं कि अभिमन्यु अपनी मां की कोख से ही उसने सीखना शुरू कर दिया था। अतः नैतिक मूल्यों और संस्कृति के भाव को विकसित करने के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री और शिक्षण विधि का उपयोग किया जाना अपेक्षित है। जैसे मेरी समझ से पंचतंत्र की कहानियां, जिसमें आपसी प्रेम, सहयोग, बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार, इन चीज़ों, दूसरों बड़ों के प्रति आदर का भाव, छोटों के प्रति स्नेह, ऐसे नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। शिक्षकों को भी यह जानने की जरूरत है कि एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है खास करके शिक्षकों के लिए, एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार बच्चे 59% देख कर सीखते हैं। मैं दोहरा रहा हूं, बच्चे 59% देख कर सीखते हैं, जबकि मात्र 7% सुनकर सीखते हैं। एक शिक्षक समझते हैं
कि मैंने क्लास में खूब पढ़ाया, वो 60% है जो आपने क्लास में पढ़ा है। जो आप दिखा रहे हैं, बच्चे जो देख रहे हैं आपको, वो उससे वो 59% सीख रहा है। आप क्या पहन के आए हैं, आपकी वेशभूषा कैसी है, आपका परस्पर व्यवहार कैसा है, आप क्लास में, यदि आप शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं, क्लास में गए सबसे पहले कुर्सी ढूंढते हैं, कुर्सी पे बैठ गए, उसके बाद एक नज़र घुमाया, किसी को खड़ा कर दिया है, हाँ खड़े हो जाओ, राकेश खड़े हो जाओ, पेज नंबर, हिंदी यदि पढ़ा रहे हैं, पेज नंबर इतना निकालो, 35 पढ़ो। उसने जब कुछ पढ़ लिए, बैठ जाओ। अब दूसरा, सुरभि खड़ी हो जाओ, उसने पढ़ा, तब तक घंटी बज गई और शिक्षक ने कह दिया कि इस पर जो आधारित प्रश्न है ये कल गृह कार्य में बना कर लाना। तो ये आपका व्यवहार है। बच्चे देख रहे हैं कि हमारे गुरु जो है सो बैठ कर साहब अपना काम कर रहे हैं, तो मैं भी, वो बच्चे ग्रहण कर रहे हैं आपसे वो संस्कार। तो सबसे पहले तो ये आप शिक्षकों के लिए विशेष तौर पर एक खास संदेश है कि सावधान, बच्चे आपको देख रहे हैं। आप जैसे ही बच्चों के सामने में जाते हैं, आप सावधान हो जाएं कि बच्चे आपको देख रहे हैं। ये बात अलग है, ये आपकी संवेदनशीलता है कि बच्चों को देखते हुए आप देख रहे हैं कि नहीं, ये तो आपकी बात है। लेकिन बच्चे आपको देख रहे हैं और देखकर आपसे सीख रहे हैं। जैसा आप दिखा रहे हैं वैसा ही बच्चे सीख रहे हैं। और जैसे कि जीन्स का पैंट और एक टी शर्ट पहनकर, एक चप्पल घुसाकर आप चले गए पैर में, और बिखरे बिखरे बाल हैं, और बच्चों को आप दिखा रहे हैं, ये देखो अपने गणवेश साफ सुथरे रखो, अच्छा पहन के आओ, तो फिर बच्चे आपकी बात कभी ग्रहण नहीं करेंगे। वो सुनेंगे जरूर, लेकिन सोचेंगे कि साहब अपने तो इस तरह रहते हैं और हमें इस तरह रहने कहते हैं। तो ये आप शिक्षक की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है। वैसे एक दूसरा उदाहरण है कि बच्चे घर पे हैं, 5-6 साल के बच्चे हैं, और उसके सामने में उसके पिता शराब पी रहे हैं। अब बच्चा अपने पिता को रोक तो सकता नहीं है, टोक सकता नहीं है, या उसकी माँ से दुर्व्यवहार कर रहा है। बहुत जगह वो घरेलू हिंसा वाली बात होती है, वो भी हो रही है, लेकिन 5-6 साल का बच्चा है, वह कोमल मन है, वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वह देख रहा है, और वो 59% वो संस्कार उसमें स्वतः आ रहे हैं। आप उनको देखते हुए देख रहे हैं कि नहीं, ये तो आप जाने। ये घर में माता पिता के संदर्भ में ये बात मैं कह रहा हूँ, और ये बात भी है कि बच्चों को बनाने के लिए आप माता पिता को अलग नहीं रख सकते, उनको जोड़कर चलना पड़ेगा, तो ही आप बच्चे को बना सकते हैं। और ये यदि ऐसी चीजें होती हैं तो बच्चे के मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैं जहाँ के मेरे विद्यार्थी प्रेम और जयंत और बहुत सारे बच्चे रहे हैं, वही की एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। एक बच्चा था, वो मारपीट करता था, और खास करके तब मारपीट करता था जब वो छुट्टी के बाद घर से आता था। तो मेरी ये सोच रही कि मैं समस्या की जड़ में जाकर चीज़ों को समझने की कोशिश करता था, बच्चों के व्यवहार के संदर्भ में, कि इसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, इसकी जड़ कहाँ है। तो जब मैं जड़ में पहुंचने की मैंने कोशिश की, तो पता चला कि उसके माँ बाप के बीच में तनावपूर्ण संबंध थे। वो आपस में झगड़ते थे, मारपीट भी करते थे, और बच्चा जब छुट्टी में घर जाता था
तो वो वहाँ कुंठित रहता था, और जब घर से आता था वो, तो स्कूल में आकर वो दूसरों की पिटाई करके अपनी कुंठा निकालता था। तो यह भी जानना जरूरी है कि बच्चा यदि उग्र व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसकी जड़ में जाकर, तह में जाकर समझकर फिर बच्चों को डील करना, यह जो है सो अपेक्षित है। और इसके लिए जो जरूरी है वो शिक्षक अभिभावक परिषद एक बनी हुई है, और उनकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित होनी चाहिए, और इन सारी बातों की चर्चा की जानी चाहिए। अभिभावकों से उनका ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए कि आप बच्चों के सामने में भी अपने व्यवहार के प्रति सजग रहें, सतर्क रहें, क्योंकि बच्चा आपको देखकर सीख रहा है। दूसरा सवाल जो जयंत ने प्रेम ने मुझे दिया है कि बच्चों में स्वयं, अपने विद्यालय, समाज, देश के लिए जिम्मेदारी का भाव कैसे पैदा करें। तो बच्चे पढ़ लिख कर बाद में जिस क्षेत्र में भी जाएं, लेकिन वो एक जिम्मेदार नागरिक बने, यह विद्यालय का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इससे हम मुख नहीं मोड़ सकते। एक छोटा सा प्रश्न है, ये मैं जीवन भर पूछता रहा, खास करके शिक्षकों के सम्मेलन में, और सीनियर बच्चों से भी पूछता रहा, 11-12 के बच्चों से, कि बताओ वो एक कौन सा गुण है जो सफलता की गारंटी है। यदि ये सवाल रहे कि बताओ वो कौन कौन से गुण हैं जो सफल होने के लिए जरूरी हैं, तो ये सवाल तो आसान है, एक हम बड़ी सी लिस्ट बना देंगे। लेकिन सवाल है कि एकमात्र वो कौन सा गुण है जो सफलता की गारंटी है, और वह एकमात्र गुण है आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ। लेकिन मुश्किल यह है कि इसके लिए न तो कोई अलग से शिक्षक है, न तो कोई अलग सा विषय है, न अलग कोई किताब है। और यहाँ तक कि आप देखते हैं कि बाजार में विभिन्न विषयों के लिए कई तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। क्या आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट देखा है कि यहाँ आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है? तो फिर ये सवाल है कि ये आत्मविश्वास कौन बढ़ाएगा, कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ाया जाए इसे, जो कि सफलता के लिए जरूरी है। तो इसके लिए जो जरूरी है कि बच्चों को सबसे पहले उसकी असीमित क्षमता का एहसास कराना। जैसे कि मैं एक छोटी सी गतिविधि आपको बताता हूँ। आप बच्चे के क्लास में चले जाएं और उन्हें बताएं कि उनसे पूछें कि छोटे छोटे गोले बनाओ, अपनी कॉपी में कापी निकालो और छोटे छोटे गोले बनाओ। आधे मिनट में कितने गोले बना सकते हो? हाँ बताओ। एक बच्चे से पूछा, उसने कहा सर 30 बना सकता हूं। उस बच्चे का नाम था अजय, उसके सामने में ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया 30 गोले। दूसरा, हाँ बताओ, उसका नाम था विवेक। हाँ विवेक कितने बना? सर 35 बना लूंगा। 35 लिख दिया। हाँ बताओ पूर्णिमा, तुम कितना बना सकती हो? उसने कहा सर मैं 40 बना लूंगी। अच्छी बात है, 40। ऐसे करके आपने 10-20 बच्चों के नोट कर लिए, जितना उसने बताया कि वो आधे मिनट में गोले बना सकता है। उसके बाद आपने घड़ी देखी, हाँ शुरू करो, घड़ी तुम्हारा अब समय होता है। और सबने बनाना शुरू किया। जैसे बनाना शुरू किया, 15 सेकेंड 20 सेकेंड हुए, आपने कहा फास्ट फास्ट, ओनली बस 10 सेकेंड बचे हैं, और फास्ट 5 सेकेंड बचे हैं, 30 सेकेंड हो गए, रुक जाओ, स्टॉप।
उसके बाद बच्चों को आप कहें कि उन गोलों की गिनती करो। जब बच्चे गोले की गिनती करें तो जिसने बताया था कि मैं 30 बना सकता हूं उसने 65 गोले बनाए, जिसने बताया था कि मैं 35 बना सकता हूं उसने जो है तो 80 गोले बनाए। तो यह बच्चों को इस बात का एहसास कराना कि तुम्हारी क्षमता 80 गोलों की है और तुम अपने को समझ रहे हो कि 35 गोले ही बना सकता हूं। तो ये बच्चों को इस बात का एहसास कराना कि उसकी क्षमता क्या है, वह क्या कर सकता है। फिर उन्हें छोटे छोटे कार्य देकर, सभी बच्चों के अलग अलग क्षमता होती है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, बच्चों की क्षमता के अनुसार उनको छोटे छोटे कार्य देकर उनसे वो कार्य करवाना, और जब वो कर ले तो उसके पास जाकर कुछ नहीं, उसके पीठ पर एक दो थपकी लगाना, ज़्यादा स्नेह आप तो सर पे थोड़ा हाथ, अरे वाह कितना अच्छा किया, बहुत अच्छे। तो इससे बच्चों के मन में आत्मविश्वास बढ़ता, मैं भी कर सकता हूं, सर ने जो कहा मैंने कर लिया। तो ये उससे उस दिन थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ा उसका। तो आत्मविश्वास छोटे छोटे कार्य करके बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, रोज रोज बढ़ते हैं। हम उसको शिक्षक के रूप में बढ़ाने में किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं, यह जो है ये हमने एक उदाहरण देकर आपको बताया। जैसे कि अभी हमने आपको बताया वो मॉर्निंग असेंबली की बात, उसमें बच्चे ने बिना देखे ऐसे कागज पर लिखकर, कोई भी जो है तो वो स्पीकिंग नहीं है, वो रीडिंग है, वो लिखकर बच्चे ले आया और उसको पढ़ दिया। उसने ऑडियंस को तो फेस किया ही नहीं, उसने कागज को फेस किया, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। ऑडियंस को फेस करके 2 ही 4 लाइन बोले, जब आज बोल लेगा वो और बाद में उसके संगी साथी कहेंगे अरे वाह कितना अच्छा बोला, फिर उस दिन उसका थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी गतिविधियां हैं। जैसे संगीत है, बच्चा हारमोनियम सीखना चाहता है, उसको कहा गया कि ठीक है तुम हारमोनियम बजाओ, उसने जन गण मन सीखना चाहता है, तो जन गण मन अधिनायक, देखिए इतना बड़ा उसने बजा लिया और मात्र उसमें 3 रीड की जरूरत पड़ी, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है उसको, बहुत चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, बस 3 रीड पर जन गण मन अधिनायक। लेकिन जब वो उतना बजा लेगा तो उसमें एक आत्मविश्वास जगेगा, मैं भी बजा सकता हूं। जब आधा लाइन मैंने बजा लिया तब और मैं आधा लाइन बजा सकता हूं और मैं कल ही बजा लूंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाता है। और जब बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है तो उसे लगता है कि मैं भी कर सकता हूं, आत्मनिर्भरता का एक भाव उसके मन में आता है कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, मैं खुद कर सकता हूं। धीरे 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 ये चीजें बच्चे में आत्मनिर्भरता का भाव जगता है और उत्तरोत्तर उम्र बढ़ने के साथ, अनुभव के साथ, यह जो है जिम्मेदारी और उन्हें सफलतापूर्वक उसको वहन करने की सोच और क्षमता वह विकसित कर सकता है। बच्चों को कोई जरूरी नहीं है, जहां तक संभव हो बच्चों को वो उदाहरण दिए जाने चाहिए इन चीजों को बताने के लिए जो उसके आसपास घटित हो रही है या जिनमें उसको रुचि है। जैसे उदाहरण एक है कि सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है, सुना है। सचिन तेंदुलकर की लंबाई जो है तो 5 फीट 4 इंच है या 5 फीट 5 इंच है।
बहुत वो लंबा नहीं है, वरना वो बहुत मोटा तगड़ा है। और सामने में जो है तो 6.5 फीट का बॉलर है, वो भी कहा वेस्ट इंडीज का, अत्यंत बलशाली, 150 किलोमीटर के प्रति मील के प्रति घंटे के रफ्तार से गेंद फेंकने वाला तूफानी गेंदबाज है। और कहा सचिन तेंदुलकर 5 फीट 4 इंच का, लेकिन फिर भी सचिन तेंदुलकर विश्व के महानतम बल्लेबाजों में एक बना। क्यों? आत्मविश्वास। उसके मन में वह आत्मविश्वास था, हाँ मैं कैसा भी बॉलर रहे मैं उसको छक्का या चौका मार सकता हूं। खुद पे विश्वास, और यही आत्मविश्वास उसे इतना सफल बना गया। तो विद्यालय, परिवार, समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करने के लिए बच्चों में सबसे पहले इसका एहसास और विश्वास होना जरूरी है कि वो भी कर सकता है। इसके बाद जो सवाल पूछे गए थे, एक शिक्षक एवं प्राचार्य के रूप में मेरे द्वारा शिक्षण कार्य और विद्यालय में किए गए प्रयोग, तो ये एक सतत प्रक्रिया है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं खुद बताऊं कि रोज रोज सीखने की बात है। एक व्यक्तिगत बात मैं शेयर करना चाहूँगा, हालांकि वो उचित है कि अनुचित है, कि मैं जब शिक्षक था तो प्राचार्य पद के लिए अखिल भारतीय स्तर पर लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ और मैंने आधे घंटे उसकी तैयारी नहीं की थी और फिर भी मैं कंपीट कर गया। तो मैंने खुद से पूछा, और मैंने ऐसे भी कैंडिडेट देखे जो कि पिछले 2-3 महीने से जनरल नॉलेज की किताब, ये किताब, वो किताब, वो उससे वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो कंपीट नहीं कर पाए। तो मैंने खुद से पूछा कि आखिर भाई बिना तैयारी के तुम कैसे कंपीट कर गए? तो जवाब मिला कि मैंने रोज रोज तैयारी पर विश्वास रखा, बच्चों के साथ जीकर बच्चों के साथ सीखा और रोज रोज तैयारी की, और इसीलिए जो है तो मैं कंपीट कर पाया। तो शिक्षकों में भी यह सोच होनी चाहिए कि बच्चे भेड़ बकरी नहीं हैं, उनको सिखाने के क्रम में आप भी सीख सकते हैं, आप भी समृद्ध हो सकते हैं। मेरे विचार से विद्यालय से बेहतर कोई प्रयोगशाला नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ प्रयोग आप बच्चों पे करते हैं और हर एक बच्चा अलग होता है, बच्चा रिपीट नहीं होता है। जो बच्चा आज आपके पास है वो बच्चा न पहले आया था न बाद में कभी आएगा, और हर एक बच्चा खास होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बातों को मैं समय लेकर आपका दोहराना चाहता हूं। हर एक बच्चा खास है, जरूरत है कि उस बच्चे की खासियत को समझना और उसके अनुसार उसका व्यक्तित्व विकास करना, यह शिक्षकों की और विद्यालय की महती भूमिका है। सचिन तेंदुलकर को कोई यदि इंजीनियर बनाना चाहता तो वह शिक्षक भी फेल होता और सचिन तेंदुलकर भी फेल होता। AR रहमान को यदि कोई डॉक्टर बनाना चाहता तो वो टीचर भी फेल होता, क्योंकि उसमें संगीत के प्रति रुचि थी। तो जिसमें जो रुचि है और उसमें जो खासियत है उसके अनुसार उसको पहचानना और उसके अनुसार उसका व्यक्तित्व विकास करना, यह शिक्षकों से अपेक्षित है, क्योंकि सभी बच्चों की रुचि अलग अलग होती है।
कक्षा में जाने के बाद छोटी छोटी क्या होता है कि वो किताबी ज्ञान वो बहुत कारगर नहीं होता है। जब आप कक्षा में जाएं तो फिर छोटी छोटी गतिविधियां करें। जैसे आपके स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी शायद होगा, वो क्या कहते हैं, भोजन श्रृंखला। तो मैं कुछ नहीं, क्लास में जाता था वो कुछ धागे लेकर, और कुछ नहीं, कुछ आपको बहुत बड़ी चीजें ढोकर क्लास में नहीं जाना, धागे लेकर गया और इतने इतने बड़े कागज के टुकड़े में लिख दिया। एक पर लिख दिया बाघ, दूसरे पर लिख दिया हिरन, तीसरे पर लिख दिया घास, और सभी के बच्चों पर पिनअप कर दिया उसके शर्ट पे। और एक जो घास जिसमें लिखा था उसके हाथ में एक धागे का छोर दे दिया, उस धागे का दूसरा छोर दे दिया हिरन, और हिरन के धागे का दूसरा छोर दे दिया बाघ। ये हो गया भोजन श्रृंखला। इस तरह से कई भोजन श्रृंखला बनाए और फिर उनमें आपस में जोड़ दिए। उसको कहते हैं फूड वेब, क्योंकि हिरन को लकड़बग्घे भी खा रहे हैं, हिरन को बाघ भी खा रहा है, हिरन को शेर भी खा रहा है, हिरन को तेंदुआ भी खा रहा है। तो जब इस तरह से बच्चों को लेकर आप ये छोटी छोटी गतिविधियां कराएंगे तो बच्चों के मन में रुचि जगेगी। वो शिक्षकों के प्रोफेशनल ग्रोथ के संदर्भ में ये सबसे पहली बात है कि बच्चों के मन में अपने विषय के प्रति रुचि जगाना। यदि रुचि ही नहीं है तो आप क्लास में बैठे रहेंगे, बोलते रहेंगे, बच्चा खिड़की के बाहर देखेगा, उधर देखेगा या आपस में बात करेगा। आपको बड़ा बुरा लगेगा कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके कहने से ध्यान देंगे। आप उन्हें आकृष्ट करना पड़ेगा कि देखो मैं बहुत ही रुचिकर और अच्छी बातें तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा इसमें। तो यह इस तरह के प्रयोग अनंत प्रयोग है। ये सोचना चाहिए शिक्षक को कि हम इस विषय को पढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं। और नवोदय विद्यालय एक रेसिडेंशियल स्कूल था, तो मुझे ये एक अनुभव था, एक अवसर था कि मैं शाम को बच्चों के साथ खेलता भी था, बच्चों के साथ मैं खाता भी था, बच्चों के साथ खेलता भी था, बच्चों के साथ गाता भी था और भरपूर आनंद लेता था। तो बच्चों के साथ मैं वॉलीबॉल खेल रहा था। एक बच्चा था वो स्मैशर था, तो उसने स्मैश मारा जोर से और वो नेट में चला गया। जब नेट में अटक गया तो उसने अपनी खींच दिखाई और पैर पटका और बॉल को तेजी से उसने जमीन पे दे मारा। मैं उसके साथ खेल रहा हूं और देख रहा हूं। वह असफलता के प्रति उसकी खींच दिखाता है। उस बच्चे से फिर मैंने बाद में बात की। हमने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि प्रयास में हर एक बार तुम सफल हो जाओ। हाँ, तुम क्यों असफल हुए इस पर तुम्हें विचार करने की जरूरत थी, और वो न करके तुमने अपनी खींच दिखाई, गुस्सा दिखाया किस पर, बॉल पर। तो इस तरह से बच्चों को समझना और उसके एटीट्यूड को पढ़ना, यह जो है, और उसके अनुसार फिर जो है सो बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए प्रयास करना, उनका मार्गदर्शन करना, यह अपेक्षित है। मेस में मैं जाता था तो मेस में काउंटर पे रोटी रखा रहता था। बच्चे आते थे और रोटी लेके चले जाते थे और मैं काउंटर के दूसरे साइड में खड़े होकर देखता था। सिर्फ देखा कि एक बच्चा आया, उसने क्या किया, रोटी उठाई और ऐसे ऐसे देखा, रिजेक्टेड। दूसरा उठाया, ऐसे ऐसे रिजेक्टेड। और इस तरह से मैंने देखा कि वो 5 रोटियों में एक रोटी चुन रहा है। 4 रोटी उसे खानी थी और उसने जो है सो 20 रोटियों में 4 रोटी चुनी।
जबकि उसके पीछे एक बच्चा था, वो आया और ऊपर रखा हुआ 4 रोटी उठाया तो चल दिया, क्योंकि वो जानता है कि वो सभी रोटियां पकाई गई हैं, अच्छे से पकाई गई हैं हमारे खाने के लिए, इसलिए सभी रोटियां अच्छी हैं। तो जिस बच्चे ने वो एक साथ 4 रोटी उठाकर चल दिया, वो बच्चा हाई अचीवर था क्लास का, अच्छी छवि थी उसकी, पढ़ाई लिखाई में वो अच्छा था, उसकी प्रशंसा होती थी। और जिस बच्चे ने 20 रोटी में 4 चुनी, वह जो है तो हर एक दिन उसकी शिकायतें आती थी, वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, कपड़े अच्छा नहीं पहनता था। तो इस तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बच्चों को इस तरह से, उसको हर एक बच्चे अलग अलग हैं, उनको देखकर और उस हिसाब से फिर उस बच्चे की काउंसलिंग करता था और उसे उसमें अपेक्षित सुधार लाने का प्रयास करता था। एक बहुत मज़ेदार घटना है, जब मैं बिलासपुर में प्राचार्य था तो नवोदय विद्यालय में क्लास 6 से बच्चे आते हैं और 6-7 एज के बच्चे जूनियर हॉस्टल में रहते हैं, और जाहिर सी बात है कि जो एज के बच्चे हैं जो सीनियर मोस्ट हैं जूनियर हॉस्टल में, उनमें से ही कोई एक बच्चा हाउस कैप्टन होता था। तो वो हाउस कैप्टन आया एक दिन और मेरे पास शिकायत किया कि सर वो क्लास 6 का एक बच्चा है और वह राजनीति करता है। तो मुझे बहुत आनंद आया ये सुनकर, जबकि वो कंप्लेन था, उसकी शिकायत थी। हमने सोचा कि यदि क्लास 6 के किसी बच्चे की राजनीति से यदि क्लास 8 का बच्चा पीड़ित प्रताड़ित है तो वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। और उस बच्चे की शिकायत फिर क्लास टीचर भी करते थे, इधर से भी शिकायत उधर से भी शिकायत। लेकिन जब हमने देखा कि वो राजनीति करता है और उसकी राजनीति से सीनियर बच्चे पीड़ित है, तो हमने सोचा ये साधारण बच्चा नहीं है, और उस बच्चे को मैंने एक केस स्टडी के रूप में अपने हिसाब में ले लिया। प्राचार्य रहते हुए यथासंभव मैं आधे घंटे रोज उसके साथ अलग से बिताता था, उससे बातें करता था, और मुझे इस बात की खुशी है कि मात्र 3-4 महीने के बाद उस बच्चे में मैं उसकी प्रतिभा को उसे एहसास कराया कि तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें समझने की जरूरत है, लेकिन तुम गलत दिशा में इसका उपयोग कर रहे हो। यह मुझे दुखी कर रहा, मैं तो चाहता हूं कि तुम ऐसा करो। और इस तरह से उसकी काउंसलिंग करके 4 महीने के बाद मैं आपको बताऊं कि उस बच्चे की प्रशंसा ही प्रशंसा होने लगी। वो क्लास में अच्छा करने लगा, अच्छे अंक आने लगे, वो स्कूल की हर एक गतिविधि में वो भाग लेने लगा और अच्छा करने लगा। तो मैं मानता हूं कि किसी बच्चे की लेबलिंग करना, अच्छा बच्चा, बुरा बच्चा, ऐसा बच्चा, वैसा बच्चा, यह एक शिक्षक के लिए मैं इसे अपराध मानता हूं। बच्चा बच्चा है, बच्चे की कोई जात पात नहीं होती, न बच्चा SC है न ST है, न OBC है न जनरल है, न बच्चा काला है न गोरा है, बच्चा बच्चा है बनने के लिए, और आपकी जिम्मेदारी है उसे बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप सबसे आदर्श व्यक्ति हैं उसके जीवन में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि माता पिता की बात कहते नहीं, टीचर ने ऐसा बताया था, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। कई बातें ऐसी होती हैं कि माता पिता की बात नहीं, लेकिन शिक्षक की बात मान, क्योंकि टीचर ने बताया है। तो आप आदर्श व्यक्ति हैं उस बच्चे के जीवन में, इस बात का एहसास आपको हर एक समय करना चाहिए। इसके अलावे और बहुत सारे
एक लड़की थी नवोदय विद्यालय बहराइच में ही, वो अच्छी लड़की थी, अच्छा हाई रैंकर थी, लेकिन एकाएक उसका ग्राफ नीचे जाने लगा। तो हमने एक दिन क्लास में बताया कि देखो मेरे हाथ में एक रसगुल्ला है सफेद, ये स्पॉन्जी है, जब इसको खाओगे तो यह बहुत मुलायम लगेगा मुंह में और मीठा लगेगा। फिर हमने कहा कैन यू फील द टेक्सचर एंड टेस्ट ऑफ रसगुल्ला, रसगुल्ले की मुलायमियत और मिठास क्या तुम महसूस कर सकते हो? नहीं कर सकते। अनटिल अनलेस यू हैव इट, जब तक तुम रसगुल्ले को मुंह में नहीं रखोगे तब तक उसकी मुलायमियत और उसके मिठास का एहसास तुम्हें नहीं होगा। वास्तव में मैं जो रसगुल्ला तुम्हें दिखा रहा हूं ये नमक के चाशनी में बनी हुई है, तो ये मीठा है ही नहीं, मैं तुम्हें मीठा बता रहा हूं, ये नमक के घोल में बना हुआ रसगुल्ला। तो जब तक आप उसको लेंगे नहीं तब तक आप नहीं जान सकते। तो वो क्या कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना, खुद महसूस करना कि ये चीज़ें ऐसी, अपने अनुभव। तो जहाँ तक संभव हो बच्चे को इसका अवसर दिया जाना चाहिए कि वो चीज़ों को सीखने जानने के लिए अपने अनुभव लें और फिर सीखें। फिर ये एक सवाल, चौथा सवाल था, संगीत में अभिरुचि पैदा कैसे करें और दैनिक जीवन में इसका लाभ क्या है। ये तो मैडम बैठी हुई है, मैं घृष्टता कर रहा हूँ, उन क्षमा याचना के साथ इस पर मैं कुछ बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। लेकिन यह बात है कि संगीत से मेरी रुचि बचपन से रही और इसीलिए मैं इसका एहसास जीवन में ज़्यादा करता रहा, उपयोग भी करता रहा यथासंभव अपने शिक्षक जीवन में। मेरा जैसे पहले भी मैंने कहा कि मेरा मानना है, वो प्रातःकालीन प्रार्थना सभा की चर्चा जब की थी तो संगीत जो है सो बच्चों में कोमल भावना को जागृत करता है और पोषित करता है। इसलिए इसको नियमित रूप से बच्चों से रूबरू कराया जाना चाहिए, चाहे वो संगीत का कार्यक्रम हो, चाहे ये प्रार्थना सभा हो, जिस माध्यम से हो। दूसरा जो इसका पक्ष है कि बच्चों में उग्रता को कम करने के लिए संगीत बहुत प्रभावकारी है। संगीत कोमलता को बढ़ाता है और इसके लिए नियमित क्या किया जाना चाहिए अभिरुचि जगाने के लिए कि नियमित संगीत से बच्चों को रूबरू कराएं। दूसरा कि गाते समय बच्चे मुंह से गाते हैं, लेकिन इस तरह से गीतों को रखना चाहिए कि बच्चे का मुंह ही नहीं तन और मन दोनों गाए। इसके लिए सामान्य क्या होता है कि बच्चे ताली बजाते हैं साथ साथ में, तो शरीर का ये अंग भी साथ में गा रहा है। आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं तो वो मन से कर रहे हैं। तो ये तन और मन, और इसमें और भी इसको प्रभावकारी बना देता है जब वाद्य यंत्रों का समुचित उपयोग किया जाता है। वाद्य यंत्रों का ऐसा उपयोग नहीं कि वो एक तो बेसुरा ना हो, दूसरा कि वो क्या कहते हैं, नॉइज न करे। कहते हैं म्यूजिक एंड नॉइज। वो आजकल जो डीजे बजते हैं वो म्यूजिक नहीं है, नॉइज है। तो कोमलता को बढ़ाने के लिए मन को छूने के हिसाब से वाद्य यंत्रों का उपयोग भी समुचित रूप से किया जाना चाहिए। उससे बच्चों में रुचि जगती है। फिर मैंने जो अभी बताया कि बच्चों के छोटे छोटे प्रयास से उसका पीठ थपथपाया, अरे तुम तो अच्छा गा सकते हो, अरे वाह कितना अच्छा गाया तुमने। भले उसने थोड़े ताल भी काटे, थोड़ा सुर भी इधर उधर किया, लेकिन उसका
तुम तो बिल्कुल बेसुरे हो, अरे तुम क्या गा सकते हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसी बातें बिल्कुल बच्चों के सामने में नहीं की जानी चाहिए। सभी सुरीले हो नहीं सकते और सभी बेसुरे भी नहीं हो सकते। तो जिसमें ज़्यादा रुचि है उनको और भी आप सीजन्ड बनाइए, उनको और भी बेहतर सिखाइए। नहीं तो एक लेवल का संगीत में रुचि सभी बच्चों में जगाया ही जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है जैसे एक गीत को आप कई तरह से गाकर सुनाएं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जैसे वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, ऐसे हम गाते हैं। सभी ऐसे ही गाते, सभी यही जानते हैं। लेकिन हमने एक दिन सुनाया उनको, ये गाया है लता मंगेशकर ने, लेकिन प्रायः लोग इसे नहीं जानते हैं न सुनते हैं। इसको एक तरह से ऐसे भी गाया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो बच्चों को लगेगा अरे ये गीत ऐसे भी गाया जा सकता है, तो उसके प्रति बच्चों में रुचि जगेगी। तो ये कुछ जो मेरी समझ से छोटे मोटे चीज है बच्चों में संगीत के प्रति रुचि जगाने की, वो की जानी चाहिए। बाकी मैंने शुरू में कहा, मैडम विशेषज्ञ हैं इस चीज की, वो बेहतर जानती हैं, चीजों को समझती है। दैनिक जीवन में संगीत का लाभ, संगीत में 7 सुर है, आप जानते हैं, सा रे गा मा पा धा नी 7 सुर है। लेकिन सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये 7 सुर जो है सो इनके अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और इनकी ध्वनि तरंग, अलग अलग तरह के ध्वनि तरंग जो है वो हमारे मस्तिष्क पर अलग अलग ढंग से अपने अनुकूल प्रभाव छोड़ते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक छोटा सा भाग है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। वह अनुभूति करता है, सुख दुख, भूख प्यास, अवसाद, ये इन चीजों को के लिए वो, तो ये ध्वनि तरंगे जो है तो वहाँ एक अच्छा एहसास दिलाता है और उससे हमें अच्छा लगता है। और इससे फिर शरीर के, जब मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ा तो वह उसका असर संगीत के शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ता है। मैंने खुद अपने जीवन में महसूस किया, आपने भी शायद देखा या सुना होगा कि कोई गा रहा है और सुनने वाले के ये रोए खड़े हो जाते हैं। कान से संगीत गया मस्तिष्क में और खड़े हो रहे हैं हाथ के रोए। ये क्या है? ये संगीत का प्रभाव है। लेकिन उसका जो वो असर है, वो उसका एहसास बच्चों में यदि रुचि शुरू से रहेगी तो उसका एहसास होगा। विभिन्न तरह के गीत, जैसा हमने आपको पहले कहा कि विभिन्न तरह के गीत बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। और अलग अलग, जैसे आपने भी, मैं उसको खाली दोहरा रहा हूँ, हमने आपके द्वारा वो प्लेन आउट किए हुए मॉर्निंग असेंबली के वो देखे हैं, तो मैं उनको खाली दोहरा रहा हूँ कि जैसे इतनी शक्ति हमें देना दाता, हमको मन की शक्ति देना, ये सब प्रार्थना है जो कि सेल्फ बिलीफ को, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है।
भूल कर भी कोई भूल हो न, इतनी शक्ति हमें देना दाता। बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, मैंने देखा जीवन में कि जब काम करते हैं तो एकाग्रता पूर्वक नहीं करते हैं। गलती, जब एकाग्रता पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो भूल होगी साहब। जैसे भूल हुई, सॉरी। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना सॉरी का उपयोग करता है उसका जीवन उतना ही सौरो हो जाता है। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से मैं इस शब्द को कभी उच्चारित नहीं करता हूं, सॉरी। कोशिश करता हूं कि जो भी काम करूं ध्यान एकाग्रता पूर्वक करूं। गलती हो जाती, भूल हो जाती तो उसमें सॉरी क्या भाई, टू आर इज ह्यूमन, भूल हो ही सकती है साहब, ये स्वाभाविक सी बात, मैं सॉरी कैसा। इसलिए सॉरी शब्द बच्चों को मत सिखाइए, आप भी दूर रहिए सॉरी से, क्योंकि सॉरी ज्यादा बोलेंगे तो जीवन सौरो हो जाएगा। कौन दुख चाहता है, कौन सौरो चाहता है। तो ये आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ये गीत है और महत्वपूर्ण। उनकी एक एक पंक्ति की व्याख्या कीजिए, कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। भूल कर भी कोई, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं साहब। इन पंक्तियों को बच्चों, मैंने तो अपने स्कूल में कह रखा था कि दुनिया की चीजें एक तरफ छोड़ दो, इस प्रार्थना की हर एक पंक्तियों को रोज जियो, और कुछ नहीं चाहिए। गारंटी है मेरी कि तुम खुश रहोगे, सुखी रहोगे और सफल होगे। वैसे ही तू ही राम है, तू रहीम है, हर देश में तू, हर देश में तू, ये सर्वधर्म संभाव प्रार्थना है। सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखना। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ये देश प्रेम से भरे हुए बहुत सारे गीत हैं। आप जानते हैं फिल्मी गीत भी आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि फिल्मों के गीत कोई गए गुजरे लोगों ने नहीं लिखा है, वो भी प्रख्यात कवि और शायर रहे हैं, और उनमें भी बहुत गूढ़ बातें कही गई हैं कई गीतों में। और मैं एक गीत गाया करता था अपने स्कूल में, जब मुझे अवसर मिलता था बच्चों को प्रेरित करने के लिए। जब भी अवसर तो मुझे कम ही मिलता था, क्योंकि बच्चे ही बहुत प्रतिभागी रहते थे, फिर भी थोड़ा सा समय चुरा कर यदि 2 मिनट निकल जाता था तो मैं ऐसे ही गीत गाया करता था। वो मेरे विद्यार्थी प्रेम वर्मा ने उसे अपना डायल टोन भी बना रखा है। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका घिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, भाई रे भाई रे भाई रे भाई। भाई, मतलब कि दूसरों को भी संदेश दिया जा रहा है। नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं साहब। ये मैं गाते समय मेरे रोए खड़े हो गए, मैं इसको दिखा नहीं सकता, इतनी अच्छी पंक्तियां। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आपसे मिलने के बाद जब ये गीत हमने रिकॉर्ड किया, उसी के अगले दिन से हमने इसे अपनी डायल टोन बना लिया था, कलर ट्यून। तो एक गीत और भी मैं दोहराता था, वो फिल्मी गीत है, किशोर कुमार ने गाया है। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। कितनी अच्छी बातें कही गई साहब, कितनी अच्छी बातें कही गई। अच्छा, इसमें ये भी है, तो शिक्षकों को मैं कहता था कि आपके लिए ये पंक्तियां लिखी गई है। धूप थी नसीब में तो धूप में लिया है दम,
कभी कभी स्कूल में ज़्यादा काम करने पड़ते हैं, तो धूप है साहब, यही मान लीजिए। धूप थी नसीब में तो धूप में लिया है दम, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए। कभी कभी 3-4 दिन छुट्टियां नहीं हो जाती है, चांदनी है साहब, तो उसका आनंद लीजिए। तो ये क्या है, लाइफ फिलॉसफी है। तो ये बच्चों के लिए नहीं, ये शिक्षकों के लिए ये खास है। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत विचार है, आप इससे असहमत हो सकते हैं, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस गीत को मैंने कभी स्कूल के प्रार्थना सभा में नहीं गाने दिया जब तक मैं प्राचार्य रहा। वो एक है जो कि आपके लिस्ट में है, वो प्रार्थना है, ए मालिक तेरे बंदे हम। उसकी पंक्तियां जो है, मुखड़ा तो ठीक है, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये मुखड़ा तो ठीक, लेकिन उसकी जो अंतरे हैं उसकी पंक्तियां मुझे पसंद नहीं है। क्यों? वो कहता है, जब अंधेरा घना छा रहा तेरा इंसान घबरा रहा। हम अंधेरे की बात क्यों करें? हम अपनी कमजोरी की बात क्यों करें साहब? हम क्यों घबराएं? इसीलिए मुझे इसकी पंक्तियों से विरोध है। मैंने इसलिए इसको कभी अपने स्कूल के, फिर अगली पंक्ति, बड़ा कमजोर है आदमी। अरे क्यों हम अपनी कमजोरी को याद दिलाएं खुद को? हम कमजोर क्यों कमजोर हैं हम? तो इसलिए मेरा ये विनम्र निवेदन है कि यदि आपको ऐसे बहुत सारे प्रार्थना है, अच्छे प्रार्थना है, उनको इंक्लूड किए जाना। जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना। तो काहे का जुल्म? कौन कर रहा है जुल्म? और हम यदि जुल्म कोई कर रहा है तो मैं क्या कोई कम हूं कि मैं जो है तो नहीं उसको फेस कर सकता? तुम्हारे भरोसे क्यों रहूं? वो कहा है ना कि जो खुद की मदद करता है ईश्वर उसी की मदद करता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि संगीत के संदर्भ में मुझे जो समझ में आई बात हमने आपसे शेयर की। ये अंतिम जो प्रश्न थे, शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए सुझाव। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है जो हमने अभी दोहराई थी, फिर उसको दोहराऊंगा क्योंकि ये प्रश्न है, इसका उत्तर है। सबसे पहले, बच्चा है, बच्चे की कोई कैटेगरी नहीं है, न काला है, न गोरा है, न लंबा है, न गरीब है, न अमीर है, न SC है, न ST है, न OBC। बच्चा। दूसरा, बच्चा है तो शैतानी करेगा ही। शैतानी यदि बच्चा नहीं कर रहा है तो वो एबनॉर्मल है। पता किया जाना चाहिए कि वो शैतानी क्यों नहीं कर रहा है, बट वो उसकी लीलाएं है, क्योंकि हमेशा उसका आनंद लेना चाहिए और उसे सीखना चाहिए। दूसरी बात कि मैं खुद रोज ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करता रहा कि मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षक बनाया, क्योंकि हमारे कार्य से किसी और की तुलना नहीं की जा सकती। हम बच्चा बनाते हैं, हम DM बनाते हैं, हम इंजीनियर बनाते हैं, हम डॉक्टर बनाते हैं, हम जो है सो दुनिया के जो भी हैं हम PM बनाते हैं। हम और हर एक बच्चा अलग है, इसलिए आपको कितना महत्वपूर्ण काम आपको सौंपा है ईश्वर ने। आप भाग्यशाली हैं कि आप एक शिक्षक हैं। दूसरी बात कि हर एक बच्चा, अभी हमने कहा कि हर एक बच्चा एक खास है, हर एक बच्चा खास होता है। जरूरत है उसकी खासियत को जानना, पहचानना और उसके अनुसार उसके व्यक्तित्व का विकास करना। कोई जरूरी नहीं है कि गणित में वो 90 अंक लाए तो ही अच्छा होगा, कोई जरूरी नहीं।
या कोई जरूरी नहीं है कि वो अंग्रेजी में अच्छे अंक लाए तो वो अच्छा होगा, कोई जरूरी नहीं। उसके पास और दूसरे कौशल हैं जो कि उसके व्यक्तित्व में असीमित निखार ला सकता है और उसको सफल जीवन में बना सकता है। बच्चे को किसी भी हालत में शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे उस पर उल्टा असर पड़ता है। बच्चे के मन में यदि आप अपना भय रखना चाहते हैं तो आंख का भय, इससे बड़ा कोई भय नहीं है साहब। मैंने एक फुटेज देखा था कि 7 चीते थे और एक लड़की थी मात्र 25 साल की, और वो निहत्थी है, 25 साल की लड़की, और 7 चीते हैं सामने में, समझिए आप। और उसमें से एक चीता जो है उसकी तरह लपका, उसने कुछ नहीं किया, खाली ऐसे उंगली दिखाई और आंख दिखाई, वो चीता पीछे हट गया। फिर दूसरा लपका, उसने फिर आंख दिखाई ऐसे करके, पीछे हट गया। तो आंख का भय सबसे बड़ा भय होता है। बच्चे से मारपीट कभी न करें। हर एक बच्चे का आत्मस्वाभिमान होता है, ऐसा आप न समझें कि आप ही प्रतिष्ठित हैं क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप बड़े। बच्चे की भी अपनी प्रतिष्ठा होती है, उसका भी आत्मसम्मान होता है, और उसके प्रति हर एक शिक्षक को और विद्यालय प्रशासन को संवेदनशील होने की जरूरत है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। वो हमने कहा ही कि हर एक शिक्षक को याद रखना चाहिए, सावधान, बच्चे आपको देख रहे हैं। बच्चों को देखते हुए आप देख रहे हैं या नहीं, ये तो आप जाने। फिर मुझे याद है, मैंने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के कई भाषण सुने, और प्राय हर एक भाषण में वो अपने स्कूल के शिक्षकों की चर्चा करते थे और उन्हें अपने सफलता का श्रेय देते थे। आप समझिए कि बच्चे के जीवन में आपकी क्या भूमिका है साहब। वो कितना बड़ा बन जाए लेकिन आपको नहीं भूलेगा, आपने जो भूमिका निभाई उसके व्यक्तित्व विकास में। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कक्षा में एक शिक्षक को की पहली चीज है कि शिक्षक पहले क्लास में घुसता है, सभी बच्चे टीचर को देखते हैं। वो क्या कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यदि आप स्मार्टली घुसे, मुस्कुराते हुए घुसे क्लास में, गुड मॉर्निंग बच्चे, घुसते ही आपने कहा, या हिंदी में ही बच्चों सुप्रभात, तो बच्चों के तुरंत आपके हिसाब में बच्चा आ गया। उसके बाद फिर क्लासरूम में कुर्सी की कल्पना न करें। ये हमारे जो बच्चे हैं वो जानते हैं, उनको कभी याद नहीं होगा कि मैंने कुर्सी पर बैठकर उन्हें पढ़ाया। क्लास में घुसने के बाद कुर्सी को बेरहमी से खींचकर किनारे करता था, क्योंकि वह मुझे व्यवधान करेगा। और खड़े होकर जब आप पढ़ा रहे हैं तो सभी बच्चों पे आपकी नजर भी है ना, और घूम घूम कर पढ़ा रहे हैं तो सभी बच्चों को आप अटेंड कर रहे हैं। बच्चे, हर एक बच्चा खास है, हर एक बच्चा क्लास का अनमोल है। ये नहीं कि हाँ एक ही भर जो आगे में बैठे हैं वही अच्छे हैं, बाकी साहब गए गुजरे, ऐसा नहीं। तो आप अपने विषय के प्रति कैसे अभिरुचि जगाएं, उसके लिए हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया, वो आहार श्रृंखला के संदर्भ में, कि कुछ एक्टिविटी, एक बॉल लेकर ही चले गए और आपने उसे नीचे में ऐसे गिरा कर देखा कि वो ऊपर आया,
तो आप न्यूटन से लॉ पढ़ा रहे हैं, तो जितना जोर से मारा उतना ऊपर गया। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आप पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं, बच्चों को मैं कहता था कि तुम अपने डेस्क पर मारो, याद रखना जितना जोर से अपने डेस्क पर मारोगे डेस्क भी तुम्हें उतना ही जोर से मारेगा। तो बच्चे धीरे से मारते थे ऐसे करके। चोट लगी? नहीं लगी ना, क्योंकि तुमने डेस्क को हल्के से मारा है। अब जोर से मार के देखो डेस्क को। तो कैसे आप बच्चों में अपने विषय के प्रति रुचि जगाते हैं, इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं। ये अपने शिक्षक की अपनी परिकल्पना है, अपनी सोच है। इसमें निरंतरता बनी रहेगी, कोई इसके फिक्स फार्मूला नहीं है। और अंत में मैं 2-3 संदेश देना चाहूँगा। इन संदेशों को मैंने अपने जीवन में उतार के जिया हूँ, अभी भी जी रहा हूँ, और ये बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी है। मैंने अपने स्कूल के बिल्कुल फ्रंट सामने दीवार में इन संदेशों को लिखवा दिया था बड़े बड़े अक्षरों में। छोटे छोटे संदेश हैं। मैं कहता हूँ कि रामायण, गीता, महाभारत सबको याद नहीं है, कितना याद रखेगा साहब, उसे अपनाने की फुर्सत नहीं। ये छोटे छोटे संदेश पकड़ कर जियो, इसी में रामायण, गीता, महाभारत सब है। वो क्या है साहब? छोटे छोटे संदेश। एक पहला है, शांत रहे तन से मन से। पहला संदेश, शांत रहे तन से मन से। एक शांत व्यक्ति विवेकशील होगा, और विवेकशील होगा, शांत होगा तो विषम परिस्थितियों में भी वो बेहतर निर्णय ले सकेगा और वो मुश्किलों से बच सकता है। अशांत व्यक्ति गलत निर्णय लेगा और मुश्किलों में फंसेगा, साथ साथ डायबिटीज करेगा, हाई ब्लड प्रेशर करेगा। तो सबसे पहले है शांत रहे तन से मन से। दूसरा छोटा सा ये है, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ये साहब इस मंच से ये कहना उचित है कि अनुचित है मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, दूसरों को प्रेरित कर रहा हूँ कि 46-47 साल हो गए मैं बीमार नहीं हुआ। लगातार इतने सालों से ये इन लोगों को, प्रेम और जयंत को, इन्हें कहता था मैं कि कल भी तुम मुझसे मिलोगे तो स्वस्थ पाओगे। तो स्वस्थ लोगों ने पूछा कि भाई आप 47 साल से क्यों नहीं बीमार हुए? तो हमने कहा इसे समझाने के लिए 5-6 घंटे का सेशन चाहिए। नहीं, तो छोटा सा जवाब, क्यों नहीं बीमार हुए? व्यस्त हूं, फुर्सत नहीं है बीमार होने। मेरा मानना है कि बीमार वो होते हैं जिन्हें फुर्सत है, मुझे फुर्सत ही नहीं है। नवोदय विद्यालय की नौकरी साहब, सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे, फुर्सत ही नहीं थी, इसलिए मैं बीमार ही नहीं हुआ। और मस्त रहे मतलब फिर न तो शुगर प्रोफाइल देखिए, न प्रेशर नापने की जरूरत है साहब, मस्त रहे। तो व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। स्वस्थ रहे, बहुत लोग स्वास्थ्य को शरीर से जोड़ कर देखते हैं। 80% मानसिक स्वास्थ्य है जो कि महत्वपूर्ण है। मैंने एक 35 साल प्रैक्टिस किए हुए डॉक्टर से ये सवाल पूछा कि बीमार हो जाना और ठीक हो जाना ये कितना मानसिक है और कितना शारीरिक है। मुझे लगा कि वो कहेंगे कि 50-50। मुझे आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि 80% मानसिक है, 20% शारीरिक। तो स्वस्थ रहे का मतलब है कि आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें और मानसिक रूप से, मतलब कि दिन भर न झगड़े हुए, न झमेले हुए, न तू मैं हुआ, न विद्वेष की भावना आई, न
बदले की भावना आई, न अपने व्यवहार से किसी को दुखी किया, तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ जिए। और यह एक योग है, तो वो कहते हैं ना योग, यह एक तरह का दिन भर का योग है साहब, यौगिक क्रिया। और तीसरा है छोटा सा, जिसे मैंने अपने स्कूल का दिन भर का और साल भर का एजेंडा घोषित कर दिया था। बहुत छोटा सा संदेश है, खुश रहो, खुश रखो। किसी भी परिस्थिति में, किसी हाल में खुश रहो। क्योंकि मैं दुखी हूं यह सोचकर खुश रहूं कि साहब मेरे पास 2 आंख तो है, करोड़ों के पास नहीं है साहब। मुझे कई लोगों ने कहा कि सर आपके सर पे यदि बाल रहता तो आप और कितने अच्छे दिखते। मैंने कहा कि मुझे दुखी करने की कोशिश न करो, होऊंगा ही नहीं। मैं इस बात के लिए खुश हूं कि इस पर जो मेरे तेल, साबुन, शैम्पू खर्च होता पैसे, वो पैसे बचते हैं और मैं मिठाई खा लेता हूं। इसको संवारने में मेरे जो समय जाते जीवन भर, उस समय का कहीं मैं और सदुपयोग करके आनंद जीवन का लेता हूं। तो मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि सर पे बाल नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे आंखें हैं, मेरे हाथ है साहब, मेरे पैर हैं, बाकी और सब मेरे, जो कि बहुतों के पास नहीं है साहब। तो खुश रहें और खुश रखें। वही हमने कहा कि दिन भर आप अपने व्यवहार से किसी को दुखी न करें। बच्चों को मैं, जो वो शैतान करने वाले किसी बच्चे की कंप्लेन आती थी ना, तो फिर मैं उसको बुलाता था चैम्बर में और मैं कहता था कि खुश रहो, तुमने ऐसा काम करके तुम्हें तो मजा आया होगा, तब तो किए हो, लेकिन दूसरे को दुखी तुमने किया है। ये तुमने एजेंडा से अलग हटकर जी रहे हो, आई वॉन्ट अलाउ यू, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। खुश रहो, दुखी करो ये नहीं कहा, खुश रहो, खुश रखो। तो ये संदेश है, ये सबके लिए संदेश है, बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है साहब, और स्वस्थ रहने के लिए इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। मैं फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें अवसर दिया इस मंच का उपयोग करने के लिए, और इतने सारे शिक्षकों से अपने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत आभारी तो हम हैं सर, और सर का यही पहला सवाल था कि हमें समय कितना मिलेगा इस कार्यक्रम में। तो हमने कहा कि ऑल स्टेज इज योर्स, और जो भी आपको, जितना भी आपके पास संभव हो समय देना, हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि सर के बारे में हम बताएं कि अपने जीवन में हम चीजों को उतार लेते हैं, जैसा कि सर ने कहा कि प्रार्थना सभा विद्यालय का प्रतिबिंब होती है, वैसे ही हमारे छात्र शिक्षक का प्रतिबिंब होते हैं। बहुत सारी चीजें सीधे डायरेक्ट टीचर से बच्चे सीखते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। सर की चीजों को अब हमने कितनी कोशिश की अपने जीवन में उतारने की, हमारे आसपास जो लोग रहते होंगे वो इन चीजों को अभी सर के वक्तव्य में ही वो चीजों को समझ गए होंगे कि कौन कौन सी चीजें हम करते हैं बेसिकली। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय था कि कम से कम 1.5 घंटे तक लगातार आपको बिल्कुल ऐसे सुनते रहे, भाव विह्वल होकर सुनते रहे, बिल्कुल खो गए हम, और बहुत कुछ सुनना चाहते थे। ये पहला मौका था कि आपको हमने सुना, और आपको हम बताना चाहते थे कि सर हम दोनों ही नहीं, यहाँ पर कम से कम 20 से 30 अभी टीचर्स, ऐसे बहुत सारे टीचर्स आपके पढ़ाए हुए जो हमारे विभाग में भी हैं, वो यहाँ पर कमेंट कर रहे थे। कुछ ने कहा कि हमारी शरारतों को झेलने के लिए सर को धन्यवाद। जिस तरीके से आप हमें टॉलरेट करते थे, वो भी सबको याद आ रहा होगा। और सर ने जैसा कि बताया कि एक टीचर को दिखना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी में आपके टीचर झलकना चाहिए। सर हमेशा वेल अप टू डेट रहते थे, मतलब आपको उन्हें 5 बजे सुबह से लेकर रात के जब भी आप उन्हें देखते तो हमेशा रिफ्रेश रहते थे। एकदम हमान का जो ऐड आता है कि कहाँ घूमने जा रहे हैं, तो कहते हैं नहीं हम घूम कर आए हैं, तो कुछ ऐसा ही था सर के साथ, हर समय एवर रेडी रहते थे सर। और बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से कुछ अंश आज हम लोगों ने सीखा और सुना, और बहुत सारा
आपको धन्यवाद हम सबकी तरफ से। बहुत सारी प्लानिंग थी, आगे हम लोग सुनना चाहते थे, इस कार्यक्रम पर और भी बात करना चाहते थे, और समय चूंकि कम बचा है तो जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत अब बात कर लेते हैं। और अब हम संजीव सर को, हाँ, संजीव सर को इनवाइट करते हैं कि संजीव सर हमें कुछ ऐसी चीजें, जैसे सर ने अपने अनुभव से बहुत सारी चीजें बता दी, कुछ एक चीजें जो आप ऐड ऑन करना चाहते हैं कि मॉर्निंग असेंबली में उन एक्टिविटीज को शामिल किया जाना चाहिए, आपके विचारों से, आपने क्षेत्र में आप विजिट करते हैं विद्यालयों में, कहीं आपने कोई अनकरणीय गतिविधि देखी हो तो कुछ एक एक्टिविटी यहाँ पर शेयर करिए, और ताकि हम लोगों का ज्ञानवर्धन हो। बिल्कुल प्रेम, सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए, और मैं अभी तक जीवन में जितने लोगों को भी मैंने सुना है तो कुछ बहुत अच्छे लोगों को जिन्हें मैं रखना चाहूंगा, उनमें सर भी हैं। और कहते हैं कि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तो आज सर के जो अनुभव हमें मिले, निश्चित रूप से उसने साबित कर दिया कि एक अच्छा शिक्षक, जैसे सर ने कहा ना, बच्चा सिर्फ बच्चा होता है, उसी तरह से इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि एक अच्छा शिक्षक सिर्फ एक अच्छा शिक्षक होता है। आप उसे कभी भी सुनिए, कभी भी बात करिए, उसकी बातों से ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ उसने कैसे किया है। और जहां तक अभी प्रेम ने कहा कि मॉर्निंग असेंबली की बात की, तो इसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाना चाहिए। और एक बात जो अभी मैंने कमेंट भी किया था कि प्रार्थना जब भी करें तो प्रार्थना ऐसी हो कि जिसमें आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हों। मैं कई वीडियोस देखता हूं शिक्षकों के, बहुत सारे विद्यालयों में जाके देखता हूं, तो हम कई बार उन्हें जो करा रहे होते हैं उनको हम प्रार्थना नहीं कह सकते। जैसा अभी सर ने कुछ उदाहरण भी दिए थे और उन्होंने कहा कि वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि उनमें जिस तरह के शब्द प्रयोग हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। तो आप साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब शिक्षण संग्रह को आप देखें, जैसे कि सर ने जिक्र किया कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम ये सब कर पाए। तो कुछ इस तरह की प्रार्थना होनी चाहिए कि जब आप वो प्रार्थना गा रहे हों, बच्चों के साथ मिलकर गा रहे हों, तो आपको भी ऊर्जा मिले और बच्चों को भी ऊर्जा मिले। और जैसा मैंने शुरू में कहा था इस सत्र के शुरुआत में कि अगर आपकी सुबह अच्छी हो गई तो यकीन मानिए पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो प्रार्थना की जब शुरुआत आप कर रहे हों, और मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जब भी मॉर्निंग असेंबली करें तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में करें। आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। 15 मिनट करना है तो 15 मिनट को डिजाइन कीजिए, 20 मिनट को करना है तो 20 मिनट को डिजाइन कीजिए। उसमें बच्चे की व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान दीजिए, बच्चे के कुछ पीटी या योगा, कुछ इस तरह की चीजों पर, शारीरिक गतिविधियों पर भी ध्यान दीजिए। कुछ न्यूज से संबंधित चीजें होती हैं उनको जरूर साझा कीजिए। कुछ ऐसे वक्तव्य बच्चों के साथ जरूर साझा कीजिए कि जो अपने आस पड़ोस के ज्ञान हैं उनको भी वो उनसे अपडेट हो सकें। इस तरह की चीजें आप अगर करके चलते हैं तो निश्चित रूप से प्रार्थना सभा सिर्फ प्रार्थना की औपचारिकता होके मात्र नहीं रह जाएगी, बल्कि वो एक बहुत शानदार कक्षा हो जाएगी। और जैसा कि अभी प्रेम बता रहे हैं ना, मॉर्निंग असेंबली में हमारे यहाँ गरिमा जी हैं, बहुत सुंदर गाती हैं। मैं जब भी इनको सुनता हूँ बड़ा अच्छा लगता है इनको सुनना भी। तो इन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं गाई हैं। तो जब भी गाएं तो सुर में गाएं। आपने सुना, देखिए सर हमारे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उसके बावजूद भी सर ने जो भी चीजें गुनगुनाई, मैं गदगद हो गया। और मैं सोचता था कि मैं तो इसके मुकाबले काफी बेसुरा हूं, लेकिन फिर भी जब भी गाएं तो बड़े सुर में गाएं। और कुछ ऐसी चीजें, जैसे आप देखते हैं ना, जब जब कोई जयंती होती है, कोई स्वच्छता कार्यक्रम हो, हमारे प्रधानमंत्री जी की विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणाएं करी जाती हैं, तो हम उनमें प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। आप देखते हैं हाथ ऐसे आगे करके हम प्रतिज्ञाएं लेते हैं। आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। ये प्रतिज्ञा लेना क्या है? ये अपने अंतर मन को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। प्रतिज्ञा लेने से आशय ये नहीं होगा कि हम बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने से हमारे इधर मन और मस्तिष्क में जो फ्रेम बनता है वो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। साथियों, मैं बस इतना ही कहूंगा कि देखिए, शिक्षा
हम शिक्षक हैं, शिक्षा देते हैं। और शिक्षा क्या देती है? शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा वो है जो छात्रों को अपने जीवन में आने वाली हर समस्या से सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए एक सफल जीवन जीने के लिए प्रेरित कर पाए, वही असली शिक्षा है। और इस शिक्षा की शुरुआत प्रातःकालीन सभा से होती है। जैसे हम प्रातःकालीन सभा करते हैं, आपको याद होगा पिछला सत्र जब हमने किया था बाल वाटिका को लेके, एक बात मैंने कही थी कि जितनी महत्वपूर्ण प्रातःकालीन सभा है, मॉर्निंग असेंबली है, उतना ही महत्वपूर्ण सांध्यकालीन सभा होती है। यदि आप प्रतिदिन जब स्कूल की छुट्टी हो, छुट्टी से पहले एक बेल बजाएं, सभी बच्चों को सामने एकत्र करें और आप किसी भी बच्चे से ये पूछें कि बताओ आज तुम्हें क्या अच्छा लगा, या बताओ आज तुमने क्या अच्छा सीखा, या बताओ आज तुमने क्या अच्छा काम किया। और जब एक एक करके बच्चे को बोलने का अवसर देंगे तो इन गतिविधियों के जरिए हम बच्चों की झिझक को खोलने का भी काम करते हैं। और जैसा आप सुन रहे थे कि सर कह रहे थे कि मैंने अच्छे को देखा है, जब बोलते हैं तो सिर का पसीना, चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता है, लेकिन 2 शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो हम शिक्षकों का दायित्व भी बनता है कि हम अपने छात्रों को इस प्रकार से शिक्षित करें, इस प्रकार से प्रशिक्षित करें कि उनको जब भी कहीं बोलना हो तो एक ओजस्वी वक्ता के रूप में वो बोल पाए। और आज साक्षात उदाहरण हम सबको देखने को मिला है कि आज गुरु भी मौजूद हैं और शिष्य भी मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि प्रेम वर्मा को आप इतने दिनों से हमारे साथ सुनते हैं, समझते हैं, और हम भी प्रेम से कहते थे बहुत अच्छा बोलते हैं आप। और कई शिक्षक कहते हैं कि जब आप दोनों लोग बोल रहे होते हैं तो किसी चीज की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। और आज वो मैं समझ गया कि जिसके गुरु ऐसे रहे हो, जिनको मैं प्रणाम करता हूं एक बार फिर से, तो निश्चित रूप से वो शिष्य अपने जीवन में अपने गुरु से ज्यादा ऊंचाइयां निश्चित रूप से छुएगा। और एक पिता और एक गुरु ही होते हैं जो सदैव ये चाहते हैं कि मेरा पुत्र या मेरा शिष्य मुझसे बहुत आगे जाए, तब वो मन से प्रसन्न होते हैं। उनको लगता है कि हाँ, आज हमारा जीना सफल हुआ। तो साथियों, मॉर्निंग असेंबली के बारे में अभी और भी कुछ हम उदाहरण आपके सामने रखने वाले हैं। समय बहुत हो चुका है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि ऐसी मॉर्निंग असेंबली जो 15 मिनट की ऊर्जा आपको पूरे दिन ऊर्जावान रख सके, स्फूर्तिवान रख सके, और आपको इस तरह से कर सके कि हाँ, आज का मेरा दिन सफल हुआ। असली प्रार्थना वही है। मैं यहां बता देना चाहूंगा कि मैं कल एक लंबा सफर तय करते हुए पूरी रात मैंने सफर किया है, और उसके बाद आपके सामने यहाँ लाइव हूं। मैं 1 मिनट के लिए भी पूरी रात नहीं सोया था, लेकिन फिर भी सर को सुनना था। जब बहुत प्ले कर रहे हैं तो मैं अब इसमें बीच में नहीं आने वाला हूं। सर आप अपनी बात पूरी करिए सर, मैं सेट कर रहा था स्क्रीन जी। तो मॉर्निंग असेंबली जो हमने स्ट्रक्चर की है, आपको हम भेजते भी हैं, डिजाइन भी करते हैं। हमारी पूरी एक टीम है सर जिसपे हम लोग काम करते हैं। तो उसी टीम का कुछ नजारा यहाँ देखिए। जितने भी शिक्षक साथी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखिए किस तरह से होनी चाहिए। और आपने इतने लंबे समय से सुन रहे हैं तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन पूरी प्रार्थना सभा कैसे होनी चाहिए इसके बारे में जरूर सुन लें। हाँ प्रेम, प्लीज प्ले कीजिए। जी, हम प्ले करने से पहले बताना चाहते हैं कि ये वीडियोस पूरी तरह से हम लोगों ने खुद डेवलप किए हैं। मैम ने गाया है, बैकग्राउंड म्यूजिक और वीडियो हमने क्रिएट किया है, और इस तरीके से इसे डिजाइन किया है। इसके पीछे एक मैसेज यही देना है कि हमारे पास वाद्य यंत्र ना हो, उन्हें बजाने वाले ना हो, हम खुद प्रशिक्षित ना हो इन्हें बजाने के लिए, लेकिन फिर भी हम अपनी दैनिक प्रार्थना सभा को संगीतबद्ध कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। कुछ लोग टेक्नोलॉजी बहुत सारी समझ गए हैं, इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो यहाँ पर हम उन चीजों को शेयर करना चाहते हैं। पहले भी हम इसे शेयर कर चुके हैं, लेकिन चूंकि आज मौसम अच्छा था और आज यही इसी विषय पर बात भी होनी थी, तो यहाँ पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि ये हमारे पास प्लेलिस्ट है जो कि मिशन अभ्युदय पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर 365 दिन की प्रार्थना सभा मिल जाएगी आपको, और इस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे गीत मिल जाएंगे जो मैम ने गाए हैं। तो हम यहाँ पर आपको 2 गाने प्ले कर रहे हैं, आप बाकी सुन सकते हैं कभी खाली समय मिले।
अरे सॉरी, ये इसमें था ये हे जगत्राता। Just saying, let's focus on what really matters. Confidently talking in English, and if you speak to somebody, यहाँ पर भजनी थाट बज रहा है जिस पर ये गाना गाया गया है। हे सुख शांति निकेतन है, हे सुख शांति निकेतन है। बाकी गीत आप सुन लीजिएगा। देखिए उसी बैकग्राउंड म्यूजिक पर ये गीत भी गाया गया है। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, वह शक्ति हमें दो दया। तो इस तरीके से हमने दिखाया कि हमारे पास कुछ कलेक्शन है। मैं आपको अगली स्लाइड में वो कलेक्शन दिखाने वाला हूं और ये मैं आपको भेजने वाला हूं। हमारा कलेक्शन है, एक सेकेंड, शेयर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर देखिए कुछ MP3 वीडियोस कुछ MP3 के लिस्ट होगी सारे, जहां से अच्छा स्लो वर्जन, वह शक्ति हमें दो दया निधे, भजनी ठेका। तो इस तरीके से ये बहुत सारे तबले पर और इसके साथ जो है सारंगी और कुछ मिक्सअप करके कुछ ये गीत बने हैं। यहाँ पर हम आपको वही भजनी ठेका यहाँ पर प्ले करेंगे। और अगर गरिमा मैम अगर इस चीज के लिए अगर वो कर सके तो साथ में इस ट्रैक के साथ वो गुनगुनाए एक लाइन। जी, मैं इसे प्ले कर रहा हूँ यहाँ से। सर अगर आप चाहें तो इसी ट्रैक को मैं यहाँ पर बजाकर भी गा सकती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम लैग कर सकता है। ओके, हाँ, ठीक है, आप वहीं से इसे कंटिन्यू करिए, मैं इसे यहाँ से बंद कर रहा हूँ। जी, मुझे एक बार थोड़ा सा इंडिकेट करिएगा कि क्या आवाज आ रही है जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है? जी बिल्कुल अच्छी आ रही है। अब आप सभी को बताना चाहूंगी, जैसा कि सर ने कहा कि भजनी ठेका पे ये है और ये दोनों ही गाने हैं, तो यहाँ पर कुछ चीजें बार बार रिपीट होती हैं, उसी को ट्रैक बोलते हैं। तो इसमें जैसे हम दो गाने गा सकते हैं जो कि सर ने अभी प्ले किया था, लाइक 1 2 3 के टोन में हम इसे कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 1 2 3, इसी को थोड़ा फास्ट कर दिया। 2 3 1 2 3। तो बच्चों को हम ये बताते हैं, अभी सर मैं गा के भी बताऊंगी, बच्चों को हम ये बताते हैं कि 1 2 3 1 2 3 के टोन में चल रहा है, और जो दूसरा सेट होगा, तीसरा जब हम बोलते हैं तो आपको सांस लेनी है, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि छठवें बार 1 2 3 4 5 6, तो 6th वाले पे आपको सांस लेनी है, उसके बाद ही अगला गाना है, अगली लाइन गानी है। तो इससे जैसा कि सर ने कहा कि गाने की टेक्निक, क्योंकि सभी में ये कोई, अगर मैं एकदम ऑनेस्टली बोलूं तो ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त क्वालिटी होती है, जो सबके अंदर जनरली वो कोशिश भी करते हैं तो बहुत उनको मेहनत करने पर ही आ सकती है। तो हमें यहाँ पर अच्छा गाना नहीं सीखना है, प्रार्थना का मतलब ही यही होता है कि हम साथ मिलकर ईश्वर को याद करते हैं कि इससे पहले कि हम अपनी दिन की शुरुआत करें, आप हमें आशीर्वाद दें। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे साथ मिलकर गाएं। तो इसी टोन को मैं समझाती हूँ कि एज अ टीचर हम बच्चों को कैसे समझाएंगे। इस टोन को आपको बच्चों को सिर्फ उंगली पर गिनाना है, 1 2 3 1 2 3 सांस, 1 2 3 1 2 3 सांस। अब इसी को मैं गिनूंगी उंगली से और साथ में पीछे ये ट्रैक चलेगा। अब इसी को हम गा कर देखते हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य
पर सेवा पर उपकार में हम। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि पर सेवा में जब प वर्ड आया है तो बच्चे ने उसके पहले सांस ले ली है, फिर तीसरी धुन 3-3 की ताल शुरू हुई है। तो यहाँ पर हमें मैथमेटिकल कंसेप्ट को यूज करना है, 1 2 3। अब कुछ गानों में आपको बताऊं कि ये चीज तेज भी हो सकती है, जैसे कि अभी सर ने बताया था, ए मालिक तेरे बंदे हम, तो इसमें ये थोड़ी स्लो भी है। और जो भी यहाँ पर ट्रैक यूज किए गए हैं उसमें 2 ही ताल है, जो ताल आपको याद नहीं करनी है। एक में कहरवा है, दूसरा दादरा है। तो दादरा में कहरवा और दादरा ताल मोस्टली यूज है जितने भी यहाँ पर मिशन प्रेरणा के कलेक्शन है। तो हो सकता है थोड़ा सा फास्ट भी हो जाए जी, जैसे कि जब हम 52 सेकेंड्स में अपने राष्ट्रगान को पूरा करते हैं तो उसमें थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा बीट, जैसे 1 2 3 1 2 3। अब इसी को देखिए, मैं हालांकि राष्ट्रगान गाते नहीं है बट क्योंकि सिखाते टाइम अलाउड है, तो जब हम बीट्स देते हैं तो इट्स लाइक जन गण मन अधिनायक जय हे, तो हे पे सांस लेनी है, और जन गण मन 3 1 2 3 जन गण मन अधिनायक जय हे, तो हे पे सांस लेनी है। तो ये बच्चों को अगर हम टेक्निक बताते हैं तो ऑटोमेटिक होता है कि छठे नंबर पे जो हम दूसरा सेट 3 का चला रहे हैं उस पे ऑटोमेटिकली हमें सांस लेनी ही पड़ेगी। और जो ताल बिगड़ती है वो इसी वजह से बिगड़ती है कि हम सांस गलत जगह पे ले लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है सर। अगर आप इजाजत दे तो मैं क्योंकि टाइम कम है तो बस 2 मिनट। नहीं, कोई देखिए, मंच अपना है और जो लोग रुकेंगे, जिन्हें सीखना है वो रुकेंगे, कोई जल्दी नहीं हमें हम तो रुकने वाले हैं। सबसे पहले तो सर को नमस्कार, और मुझसे बिना बोले रहा नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पिताजी भी केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल थे सर, और आज मुझे लग रहा था कि मैं अपने पिताजी की बातें सुन रही हूँ। और आपने जो क्षमा मांगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मैडम नहीं हूँ सर, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ और केंद्रीय विद्यालय की ही पढ़ी हूँ। तो एनवीएस और केवीएस में बस इतना फर्क है कि एक रेसिडेंशियल कोर्स होता है और एक हमारे विद्यालयों की जो मुझे फील हुआ कि सबसे अच्छी चीज ये होती है कि हमारे विद्यालयों से निकले बच्चे, शायद शिक्षकों की झलक होती है उसमें कि वो एक अच्छा इंसान जरूर बनता है, चाहे वो कुछ भी बने लाइफ में, वो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। और दूसरा सबसे अच्छी क्वालिटी हमारे एनवीएस और केवीएस के स्टूडेंट्स में होती है कि वो किसी भी माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनके अंदर कभी भी आपको सुनने को मिलेगा कि अच्छा नहीं कर पा रहे या फिर सुसाइड कर लिया या किसी का बुरा कर दिया। तो जैसा कि सर ने कहा, मैं सिर्फ 15-20 सेकंड में बताना चाहूंगी कि जो सर ने बोला कि कॉन्फिडेंस, और एक जगह पे सर ने कहा कंसिस्टेंसी, बिल्कुल सही बात है सर। मैंने भी अपनी लाइफ में इसको फील किया कि एक जब कंसिस्टेंसी हम करते हैं किसी भी चीज में तो कॉन्फिडेंस अंदर से खुद ही आता है और सक्सेसफुल रहते हैं। दूसरा, जैसा कि सर ने कहा, डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे मैं बता रही हूँ कि वो म्यूजिक थेरेपी में भी इसी कंसेप्ट को लेके हम चलते हैं। जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं या स्पेशल चाइल्ड है उसको हम गाने के थ्रू सिखाते हैं, तो अगर उसके अंदर एप्टीट्यूड है तब तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं भी है तो भी ये यूज होता है। तीसरी सर ने बात कही, बच्चे की लेबलिंग नहीं करनी चाहिए, और इसका बहुत अच्छा कैंपस में उदाहरण हमारे एनवीएस और केवीएस में मिलता है। कोई कहीं से भी सिलेक्ट होकर आए, कोई कहीं से भी एडमिशन ले, एक अधिकारी का बच्चा भी वही सीखेगा जो एक खेती करने वाले का बच्चा सीखेगा। और हमारे टीचर्स हमें बताते हैं, और कोविड में भी हमने जाना कि एक खेती करने वाली की इंपॉर्टेंस एजुकेशन देने वाले से या एक अधिकारी के काम से ज्यादा माना गया है, या एसेंशियल सर्विसेज में उसे एसेंशियल माना गया, बल्कि एजुकेशन एक साइड था। उस वक्त हमें समझ में आया कि शायद एक फार्मर कितना गौरवान्वित उसे महसूस करना चाहिए कि हमारी उसकी वजह से हम कोविड काल में अपना पेट भरना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे थे। और सर ने कहा कि बच्चे की कोई कैटेगरी नहीं होती, लेबलिंग नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा शैतानी नहीं कर रहा है तो वो एबनॉर्मल है। चौथा सर ने कहा साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, जिसमें 80% हम मेंटली जो सोचते हैं वो है, 20% ये बिल्कुल सही बात है सर। हो सकता है डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो। दूसरा, खुश रहो, स्वस्थ रहो, खुश रखे, जियो और जीने दो वाला जो सर ने एक कंसेप्ट उसको बहुत अच्छे तरीके से बोला
कि खुश रहो और खुश रखो। ऑब्वियसली यही है कि पहले जीने दें दूसरे को, फिर हम जिएंगे, तभी खुश रहकर जी पाएंगे। तो सर ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं नोट कर रही थी एक जगह पे आपका। और दो चीजें आपके बारे में बोलना चाहूंगी कि एक तो आप गाना बहुत बढ़िया गाते हैं, और दूसरा सर आपकी पर्सनालिटी नजर न लगे, रियली आप शायद दिल से खुश रहते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छी है। और तीसरा ये कि सर माफी मांगने वाला, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पिताजी मुझसे बोल रहे हैं, और आपने जो कहा सॉरी वर्ड नहीं बोलना चाहिए, तो आपको भी नहीं बोलना चाहिए। और सर लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी, जिसका मैं मुझे लगा कि सर जैसे मेरी ही सारी बातों को या हमारी टीम की पूरी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि हर बच्चा यूनिक है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त उसके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, अगर हम उसे समझ जाएं तो वो बच्चे को हम रुचिकर ढंग से ऑब्वियसली पढ़ा लेंगे। तो अभी सर को मैंने बताया था कि मेरा वार्क वाला कंसेप्ट भी इसी पर बेस्ड है सर। 4 टाइप के लर्नर्स होते हैं, जिसमें विजुअल लर्नर्स होते हैं जो देख के बेहतर सीख पाते हैं, इसका आपने एक बहुत अच्छा परसेंटेज वाइज डिवीजन किया था। दूसरा ऑरल होते हैं जो सुनकर बेहतर सीख पाते हैं, और तीसरे होते हैं रीड एंड राइट लर्नर जो लिख और पढ़ के बेहतर सीख पाते हैं, और चौथे होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपने भोजन श्रृंखला के माध्यम से फूड वेब का एग्जांपल देते हुए बताया था सर। आपने इस चीज को आज एक ठप्पा लगा दिया, इससे ज्यादा गौरवान्वित होने वाली बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। आज आपने एक सर्टिफिकेट दिया हम सभी को, हमारी पूरी टीम को, और सर आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि वाकई सर में आपकी झलक है। जयंत सर के बारे में सुना है, लेकिन हाँ, प्रेम वर्मा सर से मेरा जनरली हफ्ते भर में 2-3 बार इंटरेक्शन काम की वजह से हो ही जाता है, और एक अच्छे दोस्त भी हैं वो। तो वाकई मुझे आज, जैसा कि संजीव शर्मा सर ने भी कहा, जो कि खुद भी बहुत अपने हमारे पूरे डिपार्टमेंट में वो एक महारथी कहलाते हैं, तो सर के अंदर वही झलक है जो आपकी पर्सनालिटी का ही पार्ट था। तो वाकई आज आपको सुनकर वाकई मन नहीं किया कि कहीं भी बीच में डिस्टर्ब करूं, और बहुत अच्छा लगा कि सर ने मुझे एंकरिंग नहीं दी, नहीं तो मैं बड़ी ही प्रोफेशनली बीच में इंटरप्ट कर देती और नहीं किया, ये बहुत अच्छा हुआ। तो थैंक यू सो मच सर, और आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, मैं साथ हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गरिमा जी ही अक्सर जब ये रहती हैं तो यही एंकरिंग करती हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर सर के साथ हमारा एक अलग ही रिश्ता है, इसलिए हमने आज ये मौका किसी को नहीं देते हुए खुद ही इसे ग्रैब किया। तो अब हम जयंत सर को सुनना चाहते हैं। ये जयंत हमारे वैसे तो नवोदय में हमसे 1 साल जूनियर थे, लेकिन चूंकि मैं विभाग में आया तो विभाग में ही उस समय कार्यरत थे, और तो हमारी इनसे पहचान हुई। फिर बेसिक शिक्षा पर काम शुरू हुआ, तो इनसे हमने काफी सारा सजेशन, और मिल करके क्या होता है, एक से भले 2 हमेशा होते हैं। तो जब आप कुछ करते हैं, अगर कोई आपको उसमें बता देता है यहाँ पर कमियां क्या है या कैसे इसे और बेहतर बनाया जा सकता है, तो वो चीज और बेहतर हो जाती है। तो अक्सर यही चीज होती है कि मिशन अभ्युदय के किसी भी कार्यक्रम को लेकर के आपसे चर्चा होती है, और इस तरीके से आपका सहयोग मिलता है, सुझाव मिलता है। तो हम जयंत सर से जानना चाहते हैं कि अब जयंत सर के बारे में एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 7 सालों तक नवोदय में प्रार्थना करवाते थे। मतलब ये स्टेज प्रेजेंटेशन इनका इतना बढ़िया रहता था, ये सारे वाद्य यंत्र बजा लेते हैं, और ये मतलब हमारे यहाँ हारमोनियम, तबला, कांगो, ड्रम सेट, हर चीज रख करके फिर प्रेयर होती थी। मतलब सिर्फ जाकर के खड़े हो जाना, प्रेयर पोजीशन और स्टार्ट, ऐसा कुछ नहीं होता था। प्रेयर एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता था पूरे दिन भर के कुरिकुलम का, और उसमें जो टाइम पर सब कुछ एकदम टाइम बाउंडेड होता था। इवन सर ने जैसा कि अभी बताया कि हम बच्चों को समाचार लिख कर देते थे, तो अभी जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय, तब एक जरिया होता था अखबार। वो भी अखबार 1 दिन पुराना आता था नवोदय में, यानी कि जो हमारे हाथ में न्यूज होती थी वो 3 दिन पुरानी होती थी, लेकिन उसको भी हम उतने ही बेहतर ढंग से प्रेजेंट करने का प्रयास करते थे। और खैर अब यहाँ पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि नवोदय विद्यालय में मैं काफी अंतर्मुखी व्यक्तित्व का स्वामी था, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में कि मैंने ज्यादा प्रेजेंटेशन स्टेज पर की नहीं हो, कभी भी किया भी तो कागज पढ़ के, नोट्स पढ़ के किया। तो ये अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस समय जिन चीजों को, जैसे सर ने कहा कि बच्चा सबसे ज्यादा वो सीखता है जो देखता है, तो मैंने वहां पर जितनी चीजों को देखा 7 सालों में, उन्हीं से मैंने सीखा, जो सुना उससे सीखा, और इतना ज्यादा
मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा कि मैंने उन सारी चीजों को अब अपने शिक्षण जो कार्य है उसमें लागू करने का भरसक प्रयास करता हूं, जो हमने आपसे सीखा। तो जैन सर से हम यही जानना चाहते हैं कि आपने तो बेसिक एजुकेशन को भी देखा है और जेएनवी की एजुकेशन को भी देखा है, पूरे सिस्टम में आप यहाँ पर किन चीजों को आप चाहते हैं कि यहाँ हम उन्हें लागू करें तो और चीजें बेहतर हो सकती है दोनों के कंपैरिजन में। सर पहले तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद प्रेम भाई जी। सबसे पहले मैं अपने गुरु परम श्रद्धेय डॉक्टर बीके झा सर को प्रणाम करूंगा और संजीव भैया और प्रेम भाई, गरिमा मैम, सभी को सादर नमस्कार। और बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे गुरुजी ने सारी बातें बहुत ही सारगर्भिक तरीके से हर एक बात को चुन चुन कर बता दिया है और हम लोग बस उनको सुनने ही आ जाए थे। बाकी संजीव भैया ने भी काफी बातें बताई, गरिमा मैम ने भी काफी इस पर अनूठे प्रयोग किए हैं प्रार्थना सभा पर, तो मुझे लगता नहीं कि कुछ शेष बचा हुआ है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि प्रार्थना सभा में जो प्रार्थनाएं होती हैं या जो प्रतिज्ञा होती है उसके अर्थ को, उसके मर्म को बच्चों को समझाया जाए। बस वो 30 मिनट तक या 20 मिनट तक वो सीमित ना रह जाएं, वो उनको बाद में, जैसे संजीव भैया ने बताया कि सांध्यकालीन सभा में उनसे पूछा जाए कि आपने क्या सीखा, क्या किया और उस प्रार्थना से क्या सीखा, प्रार्थना को कितना आप अपने जीवन में उतार रहे हैं, ये भी देखना चाहिए कि बच्चे उसको समझे। प्रार्थना को सिर्फ करें ना, प्रार्थना को समझें, उसको आत्मसात करें, उसके मर्म को समझें और उसको उतारने की कोशिश करें। शिक्षक और छात्र दोनों। होता क्या है कि चीजों को मतलब हम अच्छा सिर्फ दिखना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा होना नहीं चाहते, मतलब अंदर से, मतलब प्रार्थना को हम सिर्फ कर लेते हैं फिर उसे भूल जाते हैं, फिर अगले दिन दूसरी प्रार्थना। अगर जो हम उस प्रार्थना को समझ जाएं और उसे अपने जीवन में उतारने, जैसे वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं, इसको सिर्फ गाकर सीमित न रह जाएं, इसको समझें, बच्चों को खुद भी समझें। सभी टीचर्स को उसका अर्थ नहीं पता होता, सिर्फ वो गाते हैं, सुनाते हैं, फिर भूल जाते हैं। और वो प्रतिज्ञा, उसका अर्थ समझें और समझाएं और बच्चों को आत्मसात कराएं, उसका मर्म वो समझें, उसका अर्थ वो समझें और उसे अपने जीवन में उतारें, तभी जाकर के वो सफल होगा। बाकी अब ऐसे सेशंस होते रहेंगे तो निश्चित रूप से, अभी किसी ने कमेंट लिखा था कि अब बेसिक शिक्षा में निश्चित रूप से क्रांति आ जाएगी। क्रांति आ नहीं जाएगी, क्रांति आ चुकी है और मिशन अभ्युदय इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जैसे गरिमा मैम है, देखिए इन अनवरत ये अनूठे प्रयोग करती रहती हैं, बहुत सारा इन्होंने कंटेंट, अब तक इतना कंटेंट दे दिया है प्रेम भाई ने, और संजीव सर को मैं सुनता रहता हूं, ये मतलब एक इतिहास रच रहे हैं। आज से डॉक्टर झा सर हमारे जो गुरु रहे हैं, उनका भी साथ हमें प्रॉपर मिलता रहेगा हमेशा। हम लोग की काफी दिनों से ये इच्छा थी और प्रेम भाई चर्चा करते रहते थे कि सर को भी लाना है, और आज वो मतलब शुरुआत हो गई है। अब सर हमेशा ऐसे ही हमारे बीच आते रहेंगे और अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे, और आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। मैं नहीं सोचता हूँ कि अब कुछ ज्यादा मुझे बताने की जरूरत है, सारी चीजें लगभग इतनी देर में सिमट चुकी हैं, कुछ बचा नहीं है। बस बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि काफी समय हो गया है और 2 घंटे हम लोगों ने अनवरत जो है चर्चा की मॉर्निंग असेंबली पे, और हम अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, जितने भी साथी शिक्षक जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अगर आपको उपयोगी लगा हो, ये सत्र निश्चित रूप से लगा होगा, इसे शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे टीचर वंचित रह जाते हैं और उन्हें इन चीजों का पता नहीं चलता। और हमें लगता है कि अगर ये चीजें ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो तो ये जो हमारे ऊपर ठप्पा लगता है, हमेशा ये कहा जाता है कि बेसिक एजुकेशन में कुछ कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, तो इन अच्छाइयों की वजह से हम उन कमियों पर पर्दा डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री बीके झा सर, डॉक्टर बीके झा सर, हमें इस पूरे कार्यक्रम से संबंधित कुछ हमें अंतिम संदेश दें आज का, और फिर हम इस कार्यक्रम का समापन यही करें।
और इससे पहले हमें बताना चाहते हैं कि अभी 1 हफ्ते का कार्यक्रम और शेष है। अपने विद्यालय में जितना भी आप अच्छे से अच्छी एक्टिविटी करा सकते हैं करवाइए। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद मतलब 8 तारीख से जो नया सप्ताह शुरू होगा उसमें आपको उन चीजों का डॉक्यूमेंटेशन करना है कि आप अपने विद्यालय में कैसे आदर्श दैनिक प्रार्थना सभा का संचालन करते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं। फिर उसे हमें आपको भेजना होगा और उसके बाद हम सब मिलकर ये तय करेंगे कि जो आदर्श चीजें हैं उन्हें लेकर एक जगह पर लाया जाए, उन्हें अच्छे से प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए और जो अच्छी चीजें हैं उनको सम्मानित किया जाए, या जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा हम अपने स्तर से उन चीजों को आगे लेकर जाएंगे। तो यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और यहाँ पर हम डॉक्टर बीके झा सर से हम चाहेंगे कि वो हमें आज के कार्यक्रम से संबंधित अपने जो है आज का कथन कहें, फिर हमें आज्ञा दें कि इस कार्यक्रम को हम समाप्ति की ओर ले जाएं। मैं यही कहना चाहूँगा कि मिशन अभ्युदय एक नायाब प्रयास है। मैंने इतने बड़े जीवन में एक साथ इतने उत्साही और कल्पनाशील व्यक्तियों को और ख़ास करके प्राइमरी एजुकेशन के लिए काम करते हुए नहीं देखा। वो कॉलेज में और यूजीसी और हायर एजुकेशन उसके लिए तो देखा, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन के बारे में किसी को इतने बड़े जीवन में मैंने इतनी गंभीरता से इस पर विचार करते और इसमें गुणोत्तर कैसे सुधार किया जाए इस पर नहीं देखा। और इसीलिए मुझे अभी भी, मैं आपको हृदय से बताता हूँ, अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मिशन अभ्युदय कुछ कर रहा है। ये देखकर मुझे जो सुखद आश्चर्य हो रहा है कि किस तरह के मुहिम पे ऐसे बेहतरीन और उत्साही लोग लगे हुए हैं। मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर ढेर सारे पुण्य और ढेर सारी क्षमताएं आप लोगों को दे ताकि आप बच्चों का कल्याण कर सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते मैं कुछ हम लोग का ये प्लान था कि जो इस पूरे 2-3 सप्ताह में हमारे पास जो कुछ उत्कृष्ट गतिविधियां हमारे पास आई हैं वीडियोस के रूप में, हम उन्हें साझा करें। तो अभी हम ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, कुछ 1-2-4 मिनट हम लोग देखेंगे कि कुछ कैसे हमारे यहाँ की प्रार्थना सभा, खुर्शीद सर को मैं देख रहा हूँ, बहुत प्रभावित किया है इनकी गतिविधियों ने हमें, जिस तरीके से इन्होंने भेजा। बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने भेजा है, तो मैं यहाँ पर कुछ उनका नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इन एक्टिविटीज को आप देखें तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ बेहतर है और हम और भी बेहतर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। क्या वॉइस आप लोगों को नहीं सुनाई दे रही है कि हमें नहीं सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है जी सर। स्क्रीन पर तो सुनाई नहीं दे रही है, तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। सर स्क्रीन पे वीडियो शो नहीं थी। ओके एक सेकेंड।
वो नेक्स्ट, एक सेकेंड, वो एक्चुअली न्यू टैब में ओपन हो रहा है इसलिए। ये शायद मैं सक्षम हूँ साइंटिस्ट बनने के लिए। मैं सक्षम हूँ टीचर बनने के लिए। मैं सक्षम हूँ वकील बनने के लिए। मैं सक्षम हूँ डॉक्टर बनने के लिए। मैं सक्षम हूँ इंजीनियर बनने के लिए। मैं सक्षम हूँ कलाकार बनने के लिए। मैं सक्षम हूँ मैनेजर बनने के लिए। मैं सक्षम हूँ प्लेयर बनने के लिए। मैं सक्षम हूँ पायलट बनने के लिए। मैं सक्षम हूँ पोएट बनने के लिए। मैं सक्षम हूँ राइटर बनने के लिए। डाउन। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। तो सर कुछ ये झलकियां हैं और भी इससे बेहतर है, लेकिन जल्दी जल्दी में हम लोगों ने इतना देखा और ये भी काफी बेहतर है। जैसे कि यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि एक रिकॉर्डेड गाना प्ले हो रहा है, इसकी जगह अगर हमारे खुद के बच्चे गाएंगे मंच पर तो और भी एक बेहतर स्थिति होगी और संगीतबद्ध। तो ये जो हम लोग मिशन अभ्युदय का जो मंच है, यहाँ से जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, इस जो है संकलन को उपयोग कर सकते हैं, बच्चों के साथ सिखाने में उनका उपयोग कर सकते हैं। अभी परसों ही 150 से अधिक गीतों का संग्रह हमने लॉन्च किया है, उसमें मनीषा मैम ने संकलन में काफी सहयोग किया, लगभग सारे उन्हीं का सहयोग था संकलन में, हमने तो उसे क्रिएट किया था, डेवलप किया था। इस तरीके से हमने बहुत सारे संकलन बनाए। हमने संजीव सर यहाँ पर हैं, इन्होंने गतिविधियों का एक संग्रह बनाया, 1 वर्ष तक लगातार इन्होंने डेली
हर एक दिन 1 से 2 मिनट की एक्टिविटी बनाई। ऐसे ही बहुत सारे काम हम लोगों ने किए और हर चीज यहाँ पर मिशन अभ्युदय का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर है, फेसबुक का जो पेज है वहां पर है, वेबसाइट पर भी हर चीज डाल दिया है। मतलब हम लोग चाहते हैं कि ये सारी चीजें सबके पास फ्रीली अवेलेबल हो और मैक्सिमम वो उनका यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि ये चीज आपको इकट्ठे हर जगह नहीं मिलने वाली। और इतनी क्वालिटी वाइज मैं यहाँ पर गरिमा मैम के बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो गीत इन्होंने गाए हैं उनका लेवल मैंने डाउन किया है। लोग लेवल अप करते हैं, मैंने कहा कि आप लेवल डाउन करिए, क्योंकि हम लोग उन्हें बेसिक एजुकेशन के लेवल पर लाना चाहते थे, ताकि बच्चे वो इतना सिंपलिसिटी से गाया गया हो कि बच्चे उसे सुनते ही गाने लगे या उसे सीख ले। वो इतनी हाई लेवल पर जाकर ना गाया गया हो कि वो बच्चे सुनने में तो बड़ा अच्छा लगे लेकिन उस लेवल पर जाकर गा ना पाए। तो इसलिए बहुत ही बिना कोई आलाप किए हुए और बिना किसी संगीत का लैग दिए हुए, पॉज दिए हुए, सीधे सीधे हमने बिना नॉन स्टॉप उसे गाया है, जैसे हम प्रार्थना में गाते हैं, बस उसमें संगीत ऐड कर दी गई है। तो इस तरीके से कुछ नवाचार किए गए हैं। अगर हम टीचर्स का सपोर्ट रहा तो हम आगे आने वाले कुछ समय में बेसिक एजुकेशन में मॉर्निंग असेंबली को बदल कर रख देंगे, ये विश्वास है जी। और हम चाहते हैं कि अगर अभी कुछ और कहना बाकी हो आप लोग की तरफ से तो आप प्लीज, आपका स्वागत है। गरिमा मैम, संजीव सर, हमारे मुख्य अतिथि सर जयंत सर, और फिर हम इस कार्यक्रम का समापन नहीं करें। ठीक है, समापन कर दिया जाए। जी जी ठीक है। सभी टीचर्स को धन्यवाद, आप इतने लंबे समय तक जुड़े रहे। और अतिथियों का स्वागत गरिमा मैम, संजीव सर का, और जी, और मुख्य अतिथि श्रद्धेय डॉक्टर बीके झा सर, आप यहाँ पर आए और हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया आपने। और इसी कामना के साथ कि हम अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से जो है सफल होंगे, हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।